पार्टी ने उनके ऊपर भी केसेस कर दिए। इसका मतलब यदि लोकतंत्र में कोई अपनी बात कहता है तो अभी जो संजय निरुपम जो आज के डेट में एकनाथ शिंदे के बड़े करीबी हो गए, उन्होंने ही तो पुलवामा पर आरोप लगाया था। तो मतलब इनके पास चले जाए, महाराष्ट्र की राजनीति हो जाए। महाराष्ट्र की राजनीति का तो क्या ही कहे। आज जो नेता उधर है वो इधर, आज जो आपके लिए अच्छा है कल को खराब हो जाएगा, कल उनके लिए जो खराब था वो अच्छा हो जाएगा। ये तो चल ही रहा है। देखिए ना आप बचे ना वो बचे, कौन बचा है? रवि जी, आपके यहाँ पे पहले मैं आपका मलाड में स्वागत करता हूँ। इसके पहले हमारी यहाँ पे बहनें जो खड़ी है उन लोग सभी का मैं स्वागत करता हूँ। 400 पार 400 पार बहुत अच्छा बोल रहे थे कि 400 पार 400 पार। मोदी साहब जब देश में चुनाव होते, यस यस, जब बंगाल था, बंगाल में चुनाव थी तो बोलते थे मोदी साहब 200 पार 200 पार 200 पार। आया कितना? 77। जब दिल्ली में चुनाव था तो मोदी साहब बोलते थे 45 45 45। आया कितना? 8। जब झारखंड में चुनाव हुआ तो बोलते थे 65। आपके कहने का मतलब सुनिए, 65 65 65। आया 30। हरियाणा में 75 आया 40। मिजोरम में 21 आया 1। अब की बार भारतीय जनता पार्टी तड़ी पार तड़ी पार। अब देखिए जल्दी से हम यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनसे ही पूछ लेते हैं कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। सबसे पहले यहाँ कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। कौन बनेगा? मोदी जी। इंडिया गठबंधन। नाम राम राज्य की बात करते हैं। इस बार राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का उद्धव साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। उद्धव साहब ये कह रहे हैं उद्धव साहब बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, महाविकास आघाड़ी का हर नेता, मैं वही कह रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी का हर नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कह रहे हैं हर नेता प्रधानमंत्री सकता है। एक नाम हमारे पास एक नाम। यहाँ पे सुबह का बोंगा, सुबह का पोपटलाल एक दिन बोलता है उद्धव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 1 घंटा हमारे यहाँ लोकतंत्र है। जब चुनाव जीत कर लोग आते हैं तो आपस में बैठकर एक चेहरा चुनते हैं। इनके यहाँ तानाशाही है, इनका हिटलर शाही है। ठीक है, हिटलर। देखिए अब जब जल्दी बोलिए। महाराष्ट्र कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जल्दी। राहुल। हाँ, ठीक है। तो देखिए अभी अयोध्या से खबर आ रही है, अयोध्या से तस्वीरें आ रही हैं। सीधे चलेंगे, विपिन हमारे साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री की वहां पर उपस्थिति होनी है, प्रधानमंत्री आज मौजूद रहेंगे। विपिन, ओवर टू यू। बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि हम लोग आज अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में भगवान श्री रामलला के मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास होने के बाद ये पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में मौजूद होंगे राजनीतिक कार्यक्रम में। और माहौल क्या है, सबसे पहले रामलला के उस द्वार की तस्वीरें देखिए जहां पर पूरे देश की जनता आना चाहती है और द्वार को कैसे सजाया गया है। इसी द्वार से प्रवेश होंगे और उसके बाद दर्शन पूजन करेंगे और सामने कैसे छोटे छोटे विप्र आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ये कैसे हाथों में मैं हूं मोदी का परिवार, ये झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर खड़े हैं। और यहाँ पर देखिए जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता के जो किरदार निभा रहे हैं लोग, वो इस समय ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। इस तरह के लगभग 80 मंच पूरे रास्ते में तैयार किए गए हैं जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और कुछ लोगों से जान लेते हैं कहां से आए आप लोग, क्या सुनाएंगे? हम लोग काशी से आए हैं। हम मोदी जी के लिए 2 लाइन सुनाना चाहते हैं। हम मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। भाजपा की फिर से सरकार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। देख सकते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के सामने कैसे लोग इस वक्त पूरे राजनीतिक माहौल में पूरा अयोध्या रंग गया है। और चारों तरफ देखिए, और इस समय देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरे अयोध्या को सजाया संवारा गया। सबके हाथों में इस वक्त वो कटआउट नजर आ रहे हैं जो बीजेपी का सिंबल है। और इसीलिए अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि 6:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में लैंड करेंगे। अयोध्या की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें
इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर जाएगी वोट देने के लिए, एक हिंट तो देते कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला। और फॉर्म भरने, फॉर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए। एक हिंट तो देते चुनावों में बड़ा मुद्दा क्या है। इंटरनल सिक्योरिटी का मैम, तो जो भी पार्टी ये चीजें एश्योर कर सकती है उनको ही वोट जाना चाहिए। एक हिंट तो देते चुनावों में बड़ा मुद्दा क्या है। जो भी सरकार आए वो हमारे शिक्षा के ऊपर और रोजगार के ऊपर ध्यान दे तो हम लोग उसके साथ चलेंगे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। बेटा, इस साल का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप एंड मोटर, नाम याद रखना। खाना है पर भूख नहीं, छोटी उम्र में खो गए बाल, पेट का है बुरा हाल, शरीर बीमारियों का डेरा है, तो चिंता काहे की, घबराने की क्या बात है। तो भूख की बात है जी, तो भूख की बात है। अब डाइजेशन हुआ कमाल, चुस्ती ने सुस्ती को किया बेहाल, स्किन और बाल है बेमिसाल, यंग रहो अब सालों साल। दो घूट की बात है जी, दो घूट की बात है। नमस्कार, सुबह की सबसे बड़ी बहस के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद है। एक बार चर्चा का केंद्र फिर से वही घूम फिर कर आ गया है, हिंदू मुसलमान किसका एजेंडा। दोयम दर्जा, फिर वही चर्चा जो केंद्र में आ चुकी है। 3 दिन बाद तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार इस वक्त देखने को मिल रहा है। दूसरे दौर में जहां आरक्षण, मंगलसूत्र, संपत्ति की बात हो रही थी, वहीं अब चुनावी प्रचार में दोयम दर्जा और हिटलर की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ आरोप लगा रही है कि हिंदुओं के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार हो रहा है, तो मुसलमानों के जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो हिटलर के दौर जैसा हो रहा है। बिल्कुल, तो ये जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के दरअसल बर्धमान में ममता बनर्जी पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया, तो असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों के साथ हिटलर के दौर जैसा जो जर्मनी में हुआ करता था वैसा आरोप लगाया है, वैसा व्यवहार होने का आरोप लगाया। ऐसे में आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर है, इसी एजेंडे पर है कि दोयम दर्जा, फिर वही चर्चा, हिंदू मुस्लिम आखिर किसका एजेंडा। तो आइए बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला है, टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंगाल में हिंदुओं के साथ ये क्या हो रहा है। टीएमसी ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है पश्चिम बंगाल में। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, श्री राम बोलो तो इनको बुखार आ जाता है। यहाँ बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे।
ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। तो पीएम मोदी ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का आखिर क्यों कहा? इसकी वजह है टीएमसी के विधायक का एक बयान। आइए आपको सुनवाते हैं हुमायूं कबीर ने आखिर क्या कहा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने निशाना साधा टीएमसी सरकार पर। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। और हमारे साथ बहस में इस वक्त खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले बता दें आपको, धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता के तौर पर, हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी साहब जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उत्तर प्रदेश में, और अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। साथ ही हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय साहब भी जुड़ रहे हैं, आप टीएमसी के समर्थक के तौर पर जुड़ रहे हैं। भास्कर सिन्हा रॉय साहब, आप ही से एक प्रतिक्रिया, एक एक करके सभी से प्रतिक्रिया लेते, उसके बाद फिर बहस का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आप ही से सवाल कर रही हूं, क्यों इस तरह के बयान? पहले तो धमकाया जाता है एक टीएमसी विधायक के तौर पर, और फिर उसके बाद बहस का केंद्र जो हो जाता है, आप पर आरोप लगाए जाते हैं कि आप हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पहला बात यह है कि हिंदुओं को खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी जगह है। आप किसी भी जगह चले जाइए, कोई नहीं कहेगा आपको हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सरासर झूठ है, गलत है। और हुमायूं कबीर जी जो बोले हैं उनसे हम लोग सहमत नहीं है, और ये टीएमसी का ऑफिशियल कुछ बात नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान करके बंगाल में चुनाव होता नहीं है। हमारा बंगाल में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का जगह है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान अलग अलग आइडेंटिटी से करके मतलब चुनाव में नहीं उतरते हैं। आप देखिएगा हिंदू इलाका में मुसलमान उम्मीदवार खड़े होते हैं, मुसलमान इलाका में हिंदू उम्मीदवार खड़े होते हैं। ये बीजेपी जैसा नहीं है जहां पर कोई मुसलमान उम्मीदवार पूरे देश में नहीं है। जो लोग आपने हुमायूं कबीर को सुना, लेकिन ये ही इज नॉट ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। क्या कह सकते हैं, उनका बात से टीएमसी का बात नहीं है, वो कह सकते हैं, लेकिन ये टीएमसी का बयान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी जगह चले जाइए और पूछिए हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके रखा गया क्या? नहीं रखा गया। यहाँ पर नमाज भी होता है, पूजा भी होता है, प्रार्थना भी होता है, चर्च में भी होता है। ये बंगाल है, ये राजा राममोहन जगह है, राजा राममोहन जी का जगह है, ये स्वामी विवेकानंद जी का जगह है। और मोदी जी जो बोल रहे हैं सरासर झूठ है। मैं एक बात प्रमाण देना चाहता हूँ, आप किसी गाँव में, किसी जगह में, शहर में जाइए और पूछिएगा, अगर आपका पत्रकार पूछ सकते हैं कि आपको हिंदू लोगों को कोई आपके ऊपर कोई कुछ हो रहा है, मुसलमान लोग कुछ कर रहे हैं, आपको सरासर ये नाम मिलेगा। ये विदाउट एनी एविडेंस इन लोग ये बात कह दिया है। ठीक है भास्कर सिन्हा जी, ठीक है भास्कर सिन्हा जी, एक एक करके सभी से हम रिएक्शन ले लेते हैं, इसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। लेकिन धनंजय गिरी जी, आपने सुना भास्कर सिन्हा, उनकी तरफ से क्या कहा गया? वो ये बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां नमाज भी पढ़ी जाती है, तो पूजा भी होती है और प्रार्थना भी होती है। फिर आखिर प्रधानमंत्री की तरफ से जो दोयम दर्जे की बात कही गई हिंदुओं के लिए, क्यों कहा गया? ये सवाल उठता है। देखिए, जो वो बात कह रहे थे, टीएमसी के समर्थक हैं
वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो लगभग ठीक कर रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमान करते हैं। मुल्क की मिल्कियत पे मौज कर रहे हैं मुसलमान, मुनाफत और मक्कारी इस मुल्क से जो कर रहे हैं। और कांग्रेस हो या तोड़ बड़ोड़ कांग्रेस, उन लोगों के मन में सिर्फ मुसलमान बसे। अपीजमेंट पॉलिटिक्स की प्रकाष्ठा है, तुष्टीकरण के लिए संविधान को ताक पर और मुसलमानों के लिए मुल्क को दांव पर लगाने का ये तो सिलसिला चल पड़ा है। संदेश खाली में आपने देखा क्या हुआ, एक शाहजहां के लिए सारे जहां से टकरा गई ममता बनर्जी खुद अल्लाह कसम कहती है, अल्लाह कसम खाती हूं। आज जो बंगाल की स्थिति है, भद्रजनों का बंगाल आज बर्बाद हो गया, बेनूर हो गया, बेरंग हो गया। वहां हिंदुओं की बात ऐसी है कि वो बोल नहीं सकते हैं। वोट देने के बाद सैकड़ों हजारों घर जलाए जाते हैं। जिस ढंग से वहां कत्लो गारत का माहौल है, आप देख उठा करके देखिए। जब सरकार वहां रोक लगाती हो कि आप दुर्गा जी का भसान नहीं कर सकते, जब दुर्गा के आपका निकालने के लिए, प्रतिमा निकालने के लिए आपको हाईकोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता हो, ऐसे बंगाल को बेरंग और बेनूर करती ममता बनर्जी जिस निर्ममता से वहां हिंदुओं का अत्याचार कर रही है, एक नजीर है। यही इनका तरीका है, यही आने वाले दिनों की दस्तक है। अभी भी समझना होगा, सोचना होगा कि जो इनका एजेंडा है वो क्या है और किसके एजेंडे पर काम हो रहा है। ठीक है धनंजय गिरि जी, आपने बात रखी अपनी। बीजेपी बहुत गुस्से में। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि आप सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं और इसीलिए ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स समझ में आ रही है और बार बार केंद्र में हिंदू मुसलमान आ जाता है। इस पर जवाब क्या होगा आपका? निधि जी, आपको, करुणा शंकर जी को नमस्कार जी। देखिए, बीजेपी फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के बाद इनका संतुलन हर प्रकार से बिगड़ गया। इसके पहले तो नहीं कर रहे थे, फिर मंगलसूत्र आ गए, आपने बताया, पता नहीं क्या क्या करने लगे। नवाज शरीफ की मम्मी तो आंटी थी जो बिरयानी खाने चले गए प्रोटोकॉल तोड़ के। और इनके खुद के जो मुसलमान इनके नेता हैं, उनसे हिंदू लड़कियों की शादी क्यों कर दी भाई आपने, वो इनसे इनके पास जवाब नहीं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। जनता इस बात को समझ रही है कि लो वोटिंग हो गई। ये भी कह रहे हैं निकलो घर से वोट दो। भाई क्यों निकले आपके लिए? बेरोजगारी किसके लिए हुई? फैक्ट्रियां, बिजनेस किसका बंद हुआ? नोटबंदी से किसका नुकसान हुआ? हिंदुओं का नुकसान हुआ। हिंदुओं को तो ना इकोनॉमिकली पूरी तरह से मार दिया। इसलिए मार दिया कि उनको उनकी हालत खराब कर दो और ऐसा डर पैदा कर दो कि मुसलमान तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इनको वोट में देते रहे। ऐसा हिंदू किसी भी प्रकार से हिंदू चिंतन करने वाला, मनन करने वाला व्यक्ति होता है, जैसा ये हिंदू कह रहे हैं। मैं भारतीय की बात कर रहा हूँ। हिंदू शब्द कौन से उपनिषद में, पुराण में आया? इनसे पूछो, आप किसी टेक्स्ट में है क्या? ये तो बाद का क्रिएटेड वर्ड है। फिर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने उसको एक कोडिफिकेशन किया जो हिंदू लॉ, हिंदू शब्द हो गया। तो ये हिंदू शब्द को करे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे हिंदू शब्द होता नहीं है। भारतीय संस्कृति है, भारतीय दर्शन है हमारा, उसको बिगाड़ने का जो ये काम कर रहे हैं वोटों के खातिर, उससे देश परेशान है। आप मुझे बताइए, 10 साल से मोदी जी की सरकार है, क्या किया इन्होंने? 10 साल में क्या कर रहे थे? गाय को तो कुछ कर नहीं पाए। गौ माता के लिए लंपी डिजीज मैंने कई बार पूछा, कितना बजट सैंक्शन किया, नहीं बोल पाए। हमने राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, हमने काम किया उसके लिए। गौ माता के लिए इन्होंने कितनी गौशालाएं जो देसी गायें होती हैं उनके संवर्धन के लिए, पशुधन को बढ़ाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं बोलते। ये चीजें जो पूरा देश देख रहा है इनको। ये सिर्फ जो धर्म और आस्था, धर्म तो होता ही नहीं, रिलीजन नहीं है हिंदू कोई भी। हमारी फिलोसफी है। रिलीजन से कंपेयर कर करके उसको मुसलमानों से कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। हमारी फिलोसफी है, वे ऑफ लाइफ है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से देश को 10 साल में प्रताड़ित कर दिया और अब फिर आना चाहते हैं कि पूंजीपतियों को फिर पोषण करना। चलिए ठीक है। कांग्रेस की तरफ से तमाम जो बातें और आरोप है ये हमने आपसे सुना है। अब धनंजय गिरि जी, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि आप हाथ उठा रहे हैं एक एक करके। पहले सभी से रिएक्शन ले लें, इसके बाद हम इस डिबेट को ओपन करेंगे। हाफिज नूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ हिंदुओं को दोयम दर्जे तक पहुंचा दिया गया है पश्चिम बंगाल में, यह आरोप लग रहा है। एक बार फिर से हिंदू मुसलमान का जिक्र हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र हमने किया, जिन्होंने कहा कि आज जो मुसलमान है उनकी हालत ऐसी होगी जैसी यहूदियों की थी, हिटलर के दौर में जर्मनी में हुआ करती थी। तो आखिर कैसे देखेंगे जब मसला हिंदू और मुसलमानों का उठता है चुनाव के बीच में? सबसे पहले तो टीएमसी के जो भाई बैठे हैं, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि चाहे कबीर हो या सगीर हो या कोई हो, ऐसे लोग कहीं भी हो, आप ये कहकर नहीं बच सकते कि ये उनका ऑफिशियल बयान नहीं है या ये है। आप उन पर कार्रवाई आप कीजिए, निकालिए, उन पर एफआईआर कराइए, जेल भेजिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग कहां से आते हैं? दूसरी बात, मैंने पहली बार अपने देश के, हमने ही नहीं, देश ने, देश के वजीर आजम को सत्ता के लिए हो या उम्र का तकाजा हो, इतना लाचार पहली बार देखा है कि देश के हिंदुओं को जब सत्ता जाती हुई दिख रही है तो अब हिंदू और मुसलमानों के नाम से बरगलाया जाए, दोयम दर्जे का बता दिया जाए। कुछ भी कर सकते हैं साहब,
जो बताइए, अभी 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 जो हमसे पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, इनकी अब लाचारी आप देखिए। 10 साल से सत्ता में है देश की, और इनके पास बताने के लिए नहीं है कि हमने देश में कौन सा विकास किया है, कितने रोजगार दिए हैं, कितनी बुलेट ट्रेन दी है। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों से नफरतें पैदा करके पहले की तरह अब भी राजनीति करना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार जो देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वो हिंदू और मुसलमानों से नफरत के मामले में नहीं हो रहा है, विकास के नाम पर हो रहा है, बेरोजगारी के नाम पर, विकास के नाम पर हाफिज नूर साहब, ठीक है, आपने बड़ी बात रखी, विकास के नाम पर होना चाहिए, पर हो नहीं रहा है। चर्चा केंद्र में हिंदू मुसलमान पर ही हो रही है। एक कमेंट में अभी बहस करेंगे, एक कमेंट में अवनीश अवस्थी जी से जल्दी से ले लूं, उसके बाद फिर और ज्यादा विस्तार से बहस की जाएगी। अवनीश जी, साफ तौर पर देखिए, एक तरह से हुमायूं कबीर धमकाने की कोशिश करते हैं 30% और 70% के एंगल को लेकर। उनका मानना यह है कि मुर्शिदाबाद में अगर 30% हिंदू हैं तो 70% मुसलमान भी है, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा मुसलमान। ये तो भड़काऊ बयान है, इस पर ही राजनीति हो रही है। निधि जी, इन तीन लोगों ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब देना चाहिए। पहली बात तो ये कि मान गए कि पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी जी को सुना जिसमें वो इस तरीके से दिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब तक तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक थे। ये लगातार पता नहीं कितने सालों से नरेंद्र मोदी को हिंदू 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 करते हुए गाली देते थे। वरुण जी, मैं आपको बताऊं कि ये हिंदू जीवन शैली ये सब कहते हुए वो हुमायूं कबीर के बारे में कहते हैं ना, कुछ वो अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में कहते हैं, वो जो आपका कांग्रेस का कर्नाटक के कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष था जिसने कहा था कि हिंदू शब्द इतना गंदा है, इसका अर्थ कि मैं बोल भी नहीं सकता, उसके बारे में कुछ कहते। खड़गे साहब के बेटे के बारे में कहते, जो कहते कि हाँ सनातन को मिटा देना चाहिए। जिस स्टालिन के साथ, डीएमके के साथ आपका जो अलायंस है, उसके बारे में कुछ कहते, जो कहता था इरेडिकेशन ऑफ सनातन। नहीं बोलेंगे। और लगातार ये पहली बार नहीं है, इनके राजस्थान में ही हुआ वो कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ सरतन से जुदा का, वो इनके राजस्थान में हुआ, वरुण पुरोहित के। एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं। बात यह है, सच ये है कि पूरा कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बात। दूसरी बात निधि जी, एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों को मालूम नहीं है। वरुण जी, ये तो बताइए कि 5 मार्च 2014 को, ठीक इलेक्शन होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को क्यों सौंपी थी कांग्रेस की सरकार ने? इस समय सबसे बड़ी जो जमीन है वो आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, और नंबर 3 पे वक्फ बोर्ड के पास है। अभी तो कई होटलों पे, हैदराबाद और कर्नाटक के होटलों पे कह दिया ये हमारी संपत्ति है। और वक्फ बोर्ड जो इन्होंने कानून बनाया था ना, वरुण पुरोहित की सरकार ने, वो ये बनाया था कि वक्फ बोर्ड कह देगा ये मेरी संपत्ति, उंगली रख दी, अब तुम दिखाते रहो, कागज झोलते रहो, उसको कुछ नहीं दिखाना अधिकार कि हाँ ये मेरी संपत्ति है। ये है वरुण पुरोहित जैसे लोगों की सच्चाई। ये न जाने क्यों। और गाय के बारे में कह रहे हैं तो गाय के बारे में सुन लीजिए। 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने लाखों साधुओं पर जो गोली चलाई थी, उसका श्राप आज तक कांग्रेस भोग रही है। करपात्री जी ने जो श्राप दिया था ना उस समय, वो भोग रही आज तक कांग्रेस। ठीक है अभिजीत जी। और देखिए, इस बीच इस पूरे मामले में, इस पूरी बहस में एक और बयान है जो काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या कहा गया वो आपको बता दें। AIMIM चीफ ओवैसी का विवादित बयान सामने आया है। देश में मुसलमानों की जो हालत है वो हिटलर युग जैसी है, यह ओवैसी की तरफ से कहा गया। मुस्लिमों की स्थिति यहूदियों जैसी हो गई है। PM मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। यह आप देखिए क्या कहा गया, आप सुनिए। आप भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे हम हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमान दिया जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं घुसपैठी हूँ का बताइए। 17 करोड़ मुसलमानों को प्रधानमंत्री घुसपैठी कहते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतने के लिए आप पूरी माइनॉरिटीज को कह रहा है घुसपैठी। हिटलर भी यही कहता था। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, बड़े आरोप उन्होंने लगा दिए। उन्होंने कंपैरिजन कर दिया कि जो हाल के मुसलमान हैं, देश के मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान हैं, वो हिटलर युग की तरह है, जैसा हिटलर सलूक करता था यहूदियों के साथ। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ओवैसी पर किसने क्या कहा। ओवैसी ने तो बयान दे दिया, लेकिन उसके बाद किसकी क्या प्रतिक्रिया रही, आपको सुनवाते हैं। मुस्लिम्स का जो अनुभव है कुछ सालों से अच्छा नहीं है हमारे देश में। ये
इतिहास में पहली बार है कि कोई मुसलमान एमपी नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत गलत बात है जो बीजेपी सरकार ने की है। मुझे महसूस होता है कि प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी इस देश में कम्युनल इमेज बनाना चाहते हैं। सारी देश में हिंदुओं मुस्लिमों एक ही है, हम कभी कोई रिलीजियस के खिलाफ नहीं है। हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो डरे रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, यही तो इनको सूट करता है, तभी तो इनकी दुकान चलती है। और देखिए धनंजय गिरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय गिरी जी, आपने देखा एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से टीएमसी पर तो निशाना साधा गया हुमायूं कबीर के बयान को लेकर कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत दोयम दर्जे जैसी हो गई है, लेकिन तब क्या कहेंगे जब असदुद्दीन ओवैसी ये बोलते हैं कि भारत के जो मुसलमान है 1930 के दशक में जैसी हालत जर्मनी में यहूदियों की हुआ करती थी आज वैसी हालत हो गई है। करुणाशंकर जी, उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि उनके भाईजान ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो क्या करेंगे? वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला ख्वाब उनका पूरा नहीं हो पा रहा, और इसलिए उनका नाम क्या है? ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमान। वो अपना एजेंडा क्लियर है, तो जिनका एजेंडा क्लियर है मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, हाफिज नूर से भी कोई शिकायत नहीं। इन लोगों का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। इनका एजेंडा क्लियर है कि दीन इलाही का बेबाक बेड़ा न साजिश का अक्सा आलम में पहुंचा, मुहज्जम हुआ कोई खतरा न जिसका, न कुलजा में टिटका न दर्द का, वो जुर्जुबा कहाने में गंगा क्या कर, जो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा गंगा के नहाने में फुटा हुआ है, इनका क्लियर है नेरा, इनको क्लियर है। ये इस उम्र के हो गए, अपनी उम्र देखे, और इनको रकीब चलीब कलीब यही कश्मीर में हुआ था, बोलने के मुंह से जबान नहीं निकली थी, तो इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। शिकायत मुझे उन लोगों से है, शिकायत मुझे कांग्रेस के कुकर्मों से है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर ये करप्ट कांग्रेसी कुत्सित विचार के नहीं होते और ये इस सनातन को गाली नहीं दे रहे होते, हिंदुओं को बांट नहीं रहे होते, इस दलितों के देश के दलितों का शोषण नहीं कर रहे होते, इस देश के पिछड़ों का पिछले दरवाजे से मुसलमानों को नहीं दे रहे होते, तो आज भारत के खंड खंड विखंड होने की स्थिति में नहीं आ रहे होते। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। धनंजय सिंह, आप आपकी तकरीर को बड़ा ध्यान से सुना, आपकी तकरीर को बड़े आराम से सुना, आपने अपनी बात रखी। सब हाफिज नूर साहब आप ही के पास आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, खत्म करने दीजिए। मक्कारी के बाद में खड़े हो, इस मुल्क को अपनी मिल्कियत न समझो। धनंजय गिरी साहब, आपने बात रखी। हाफिज नूर साहब उन्होंने साफ तौर पर कहा, आप पर आरोप लगाते हुए, ये एजेंडा आपका है, आपको करना ही ये है, आपको करना ही हिंदू मुसलमान है। तो उनसे धनंजय जी सुन लेते हैं हाफिज नूर साहब। 10 साल से ये सरकार में है, सत्ता है, देश की सत्ता है इनके हाथ में, और आप इनकी आप लाचारी बेबसी आप देखिए, वजीर आजम की देखिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, फिक्र आपकी, परवाह देश की। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एसोसिएट स्पॉन्सर वाइल्ड स्टोन मेंस टैल्क के साथ 1 नंबर साबुन बिल्कुल फ्री। किडनी फेल, लिवर फेल, हिम्स हॉस्पिटल 782947 78294। सर्वोकॉन ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन बवासीर के लिए वैद ऋषि अर्चकल्प, कॉल 92 120 92 120। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर टू एवरी इंडियन। थोड़ी देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी, रामलला के करेंगे दर्शन, पूजा के बाद प्रधानमंत्री का रोड शो। इटावा में पीएम का विपक्ष को जवाब, कहा मोदी योगी के आगे पीछे कुछ नहीं, हम आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं और कांग्रेस एसपी लड़ रही है अपने भविष्य की लड़ाई। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा का पार्टी से इस्तीफा, खड़गे को लिखी चिट्ठी में कहा, राम मंदिर जाने पर मेरा विरोध हुआ, न्याय की बात होती है लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ऑफिस में बदसलूकी पर पार्टी में ही न्याय नहीं मिला। पुंछ आतंकी हमले पर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का विवादित बयान, कहा चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं। बीजेपी बोली, बार बार जवानों का अपमान करती है कांग्रेस।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। तीसरे चरण की 94 सीटों पर चुनाव प्रचार अब से थोड़ी देर पहले थम गया। 2 दिन बाद 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। तीसरे राउंड का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला अयोध्या दौरा है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या सज गई है। कहीं भगवान का बाल रूप दिख रहा है तो कहीं राम भक्त हनुमान की तस्वीरें लगाई गई हैं। अयोध्या की सड़कें फूलों से सजाई गई हैं। पीएम मोदी रामलला के दर्शन के बाद बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के राम मंदिर दर्शन से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के राम दर्शन को चुनाव से सीधा जोड़ दिया है। विपक्षी दलों के नेता इसे सियासत से जोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की राम भक्ति विपक्ष को क्यों है चुभती। इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अयोध्या में ही मौजूद है। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के राम मंदिर दर्शन और रोड शो की हर तस्वीर दिखाएंगे। विपक्ष पीएम मोदी की राम भक्ति पर किस तरह राजनीतिक प्रश्न उठा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि अयोध्या में पीएम मोदी का दरअसल कार्यक्रम क्या है। आज क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का अयोध्या में, वो जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के पूजन और दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक रोड शो होगा। पीएम मोदी अयोध्या में सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक रोड शो करेंगे। ये रोड शो करीब 2 किलोमीटर लंबा होगा। रोड शो में अयोध्या के साधु संत भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। टीवी 9 भारतवर्ष के 2 संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं अयोध्या में। हमारे साथ विपिन चौबे मौजूद हैं जो राम मंदिर से हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। हमारे साथ पंकज झा भी मौजूद हैं जो लता मंगेशकर चौक से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सीधे रुख करते हैं सबसे पहले विपिन का। विपिन, हम देख रहे हैं लगातार जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से इस वक्त अयोध्या में सजावट की गई है, किस तरह से स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का राम मंदिर, उसके आसपास का पूरा इलाका तैयार है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए सुमेरा, मैं इस वक्त राम जन्मभूमि के उस मुख्य द्वार के बाहर खड़ा हूं जहां से प्रधानमंत्री को आना है और यहीं से वो प्रचार वाहन रुकेगा जिसमें वो सवार होंगे और सवार होने के बाद वो इसी रास्तों से होते हुए लगभग 2 किलोमीटर का ये लंबा सफर है वो तय करते हुए जनता से मिलते हुए। और आप देखिए कि अयोध्या की सड़कें इस वक्त कैसे राममय हो गई हैं और चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सपोर्टर्स, बीजेपी के नेता इस वक्त आपको नजर आएंगे और सबको इंतजार है क्योंकि जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है ऑफिशियल टाइम जो दिया गया है वो लगभग 6:40 का है। 6:40 पर प्रधानमंत्री यहाँ पर लैंड करेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, पूजन दर्शन करेंगे और उसके बाद ये रोड शो शुरू होगा। और इसी जो सामने आपको गेट नजर आ रहा है इस गेट से ये शुरू होगा और लता मंगेशकर चौक तक जाएगा। अभी 1 से 1.5 घंटे का वक्त बाकी है लेकिन आप देखिए कैसे ये पूरा इलाके को सजाया गया है।